हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स के पहले प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खुले बाजार का परिचालन का लक्ष्य है। तो खुले बाजार का जो परिचालन का लक्ष्य होता है तो वो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका जो उद्देश्य होता है एक टिकाऊ आधार पर अर्थव्यवस्था में रुपयों की तरलता की स्थिति को जो है समायोजित करना है। और केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत जो है तरलता में कमी लाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है और इस प्रणाली को नियंत्रित रखने के लिए जो है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य खुले बाजार का है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, रिकार्डो ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की है। तो ये डेविड रिकार्डो थे। ठीक है, यहाँ पे डेविड है, पूरा नाम जान लीजिए। डेविड रिकार्डो किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का व्याख्या किया था। तो ये मूल्य का श्रम सिद्धांत के आधार पर किया था। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र को केवल उन्हीं उद्योगों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा ही कहा था इस सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, संपत्ति का सेवा प्रकारों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है। तो ये स्थानांतरित करना जो है निजीकरण कहलाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देती है। ठीक है, जो अंततः बेहतर सेवा और उत्पाद, कम कीमत और क्रम भ्रष्टाचार उत्पन्न करती है। इसलिए जो है निजीकरण को ही जो है संपत्ति की सेवा प्रकारों में रखा गया है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। तो कैसे बेरोजगारी है अधिकांश। तो भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी है वो प्रच्छन्न है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। ठीक है, प्रच्छन्न का अर्थ होता है छुपी हुई बेरोजगारी जो मूलतः कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी जो कृषि के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गिफेन वस्तुएं संदर्भित हैं। तो किससे संदर्भित हैं। तो ये अपकृष्ट वस्तुओं से संदर्भित हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र और उपभोक्ता सिद्धांत में जो है गिफेन गुड्स एक ऐसा उत्पादन है जिसका लोग मूल्य वृद्धि होने पर अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे मांग का नियम प्रभावित होता है। मांग के सामान्य नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मूल्य में कमी हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन रॉबर्ट गिफिन नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने सिद्ध किया कि अत्यंत निष्कृष्ट वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होती है। तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के उस स्वरूप का नाम है जिसमें जो है विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। फलतः कोई भी एक उत्पादक या विक्रेता जो होता है बाजार में वस्तुओं की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। अपूर्ण बाजार में जो है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या कम होती है। इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध क्या कहलाता है, कौन सा फलन होता है। तो ये उत्पादन फलन होता है। ठीक है, एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन के साधनों के मध्य एक मात्रात्मक संबंध होता है। ठीक है, और उत्पादन फलन जो है दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन फलन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालीन होता है। ठीक है, एक दीर्घकालीन होता है, एक अल्पकालीन होता है।
ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा भी गया है कि उत्पादन फलन कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ और अल्पकालीन। 9वां नंबर प्रश्न है, मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और सटोरी मांग क्या कुल योग कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मुद्रा हेतु तरलता वरीयता कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, मुद्रा हेतु तरलता वरीयता। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जेएम कीन्स ने, ठीक है, जेएम कीन्स ने, ठीक है, 1936 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और इनकी एक पुस्तक है जेएम कीन्स की, इसको भी याद रखिएगा, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये पुस्तक भी उनकी है और इस पुस्तक को भी पूछा जाता है, तो दोनों को जो है याद रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की थी? तो न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत पर, ठीक है, इसी पर उन लोगों ने वकालत किया था। और उनका मानना है कि कर संग्रहण में कम से कम जो है धन खर्च किया जाना चाहिए, संग्रह की गई राशि की अधिकतम अंश सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए, इस प्रक्रिया में फालतू खर्च से बचा जाना चाहिए। ठीक है, इसे न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत या मितव्ययिता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है मितव्ययिता का सिद्धांत भी कहा जाता है, कभी कभी पूछा भी गया है इसको, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा, वह यह सहायता सल्फा ड्रग के समान है, हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें उसे कब प्रयोग करना है, कब रोकना है, और हमारे पास सदैव उसके प्रभाव की उदासीन करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था VKRV राव ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। ठीक है, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। और ये जो है योजना आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में जो है ये क्या बोलते हैं नीति आयोग बन गया है, तो उसके जो है ये पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जा सकता है और इसको जो है याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, P बराबर KR/M किसके द्वारा प्रदत्त कैम्ब्रिज समीकरण है? तो ये समीकरण दिया था AC पीगू ने। ठीक है, AC पीगू ने, और ये जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के AC पीगू द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के AC पीगू द्वारा इस समीकरण को जो है प्रतिपादित किया गया था, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएं हैं, ये कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये अधिदिष्ट मुद्रा कहलाती हैं। ठीक है, अधिदिष्ट मुद्रा कहलाती हैं। और भारत में चलने वाले नोट एवं सिक्के जो होते हैं वैधानिक या अनुज्ञापित मुद्रा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये मुद्राएं सरकार के अनुज्ञा या आर्डर पर चलते हैं, अतः इन्हें स्वीकार करना जो है कानूनी बाध्यता होती है। ठीक है, तो C ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है कहलाती है? तो विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ठीक है, C ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले देश की कितनी मुद्रा इकाई मिल सकती है। इसका मतलब उदाहरण यही है, इसकी परिभाषा हम इसी से मान सकते हैं। तो C ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नरम ऋण देती है? इसमें कौन सी एजेंसी है जो सदस्य देशों को ऋण देती है? तो IDA। ठीक है, IDA जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, और ये जो है सदस्य देशों को ऋण देती है। विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। ठीक है, ये,
और इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 सितंबर 1960 में हुआ था इसका स्थापना। इसको भी याद रखिएगा। और इससे प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। इससे अगर आप ऋण प्राप्त करते हैं तो कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ता है। 16 नंबर प्रश्न है, किसने सार्वजनिक व्यय को 2 पदों में विभाजित किया है? तो सार्वजनिक व्यय को जो है प्रोफेसर पीगू ने 2 पदों में विभाजित किया है। ठीक है, और सार्वजनिक व्यय एक देश की सरकार द्वारा सामूहिक जरूरतों पर खर्च किया जाता है। 19वीं शताब्दी तक सार्वजनिक व्यय को सीमित कर दिया गया था, क्योंकि दार्शनिकों का मानना था कि जो है पैसा निजी हाथों में रहेगा तो बेहतर रिटर्न लाएगा। ठीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी में कीन्स ने अर्थव्यवस्था में आय और वितरण के स्तर को जो है निर्धारित करने में सार्वजनिक व्यय की भूमिका को स्पष्ट किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो रहा है। 17 नंबर प्रश्न है, 1/, नगद कोष अनुपात या 1/r मतलब एक फार्मूला है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे जो है साख गुणक कहा जाता है। साख गुणक कहा जाता है इसको। ठीक है, साख गुणक कहा जाता है। ठीक है, जिसमें या ऐसे भी कहीं देता है k बराबर 1/r। ठीक है, तो k जो है k क्या होता है? साख गुणक होता है। ठीक है, और r जो होता है नगद आरक्षित अनुपात होता है। ठीक है, देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत जो है प्रत्येक बैंक को अपनी कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा जो है रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित CRR आप सुने होंगे CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अनुपात उसी को कहा जाता है। तो उसको जो है क्या कहा जाता है? साख गुणक कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, उरुग्वे दौर करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसकी स्थापना था? तो आप लोग जानते होंगे WTO का, विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, उरुग्वे दौर का करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो है WTO था। और विश्व व्यापार संगठन का इतिहास जो है 15 अप्रैल जो है 1994 से प्रारंभ हुआ। इसकी स्थापना आप लोग जान ही रहे होंगे 94 था, जब मोरक्को के एक शहर जो है मराकेश के 4 दिवसीय वार्ता में जो है ये प्रारंभ हुई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसी का परिणाम था कि WTO की स्थापना की गई थी। 19 नंबर प्रश्न है, खाली जगह है, इसमें भरना है आपको। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है GNP कहलाता है। ठीक है, GNP कहलाता है। तो GNP सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से जो निवल कारक आय का योग होता है। तो GNP बराबर GDP प्लस विदेशी निवेश से घरेलू निवासियों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय माइनस जो होता है वो घरेलू निवेश से विदेशी निवासियों द्वारा अर्जित शुद्ध आय होता है। ठीक है, तो GNP बराबर जो होता है GDP प्लस नेट इनकम इन फ्लो फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो GNP यहाँ पे हो जाएगा, GNP सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल आय कारक का योग होता है, GNP होता है वो। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ पर सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम होता है। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन वहाँ मिलता है, संतुलन बिंदु वहाँ पर मिलता है जहाँ पे सीमांत लागत जो होता है किसके बराबर हो जाता है? सीमांत आगम के बराबर जब हो जाता है। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम के हो। सीमांत आगम जो होता है, सीमांत लागत विधि फर्म के संतुलन की व्याख्या की विधि है। ठीक है, इस विधि के अनुसार जब अतिरिक्त आगम अतिरिक्त लागत से अधिक है तो फर्म को जो है वहाँ पे लाभ होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट होगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।